हुकूमत का जो भी कोशिश था, चैलेंज किया वफाकी ये अदालत की तरफ से दो जो फैसले सुनाए गए, उनसे जो हमारा खुद मुख्तारी इन फैसले में लेने में वो उतना खुद मुख्तारी नहीं रहा। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम से कम वो दूसरों की कोशिश को अंडरमाइन नहीं करते। लेकिन ये सब कुछ हुआ। हमारा बयानिया आपके सामने, वफाक का बयानिया आपके सामने। अब मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि पाकिस्तान की पर कैपिटा डेली मोर्टेलिटी रेट भारत से आगे है, मेरे हमसाया मुल्क से आगे हैं। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि मेरा अपना शहर कराची में मेरे हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, मेरा हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भर रहे हैं, जितने मरीज है खुदा ना खास्ता उनके लिए जगह नहीं होगा। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं कि पाकिस्तान में जितने कोरोना वायरस के विक्टिम्स हैं उतने चाइना में भी नहीं है। किसी को तो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी उठाने पड़ेगा कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के नर्सेस आज तक चीख रहे हैं। कल भी या परसों सिंध के जो तिब्बी तंजीमें हैं, जो हेल्थ के नुमाइंदे हैं, कराची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पंजाब के जो है उनके तंजीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनका, अब मेरे बात ना माने, आपके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं जो इस जंग में आपके लिए लड़ रहे हैं, उनके बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। अगर आप एक बीमारी के बारे में, एक वबा के बारे में मईशत के एक्सपर्ट से और कारोबारी तबका से और ट्रेडर्स से ओपिनियन लेंगे तो उसका क्या इलाज होगा। आपका पहला जिम्मेदारी है कि ये जो लोग जो अपना जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, अपने खानदान का जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, उनके बात सुनो, फिर उनका मुतालबात पूरा करो। पूरा पाकिस्तान में जो भी हेल्थ में काम करते हैं उनका हक है इस वक्त कि उनको सिक्योरिटी अलाउंस मिले। वो उनका जान को खतरा में डाल रहे हैं, चाहे वो कराची में काम कर रहे हैं, क्वेटा में काम कर रहे हैं, फाटा में काम कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रहे हैं। अगर वो आपका जान को खतरा में डाल रहे हैं तो आप उनको उनका जो तनख्वाह है वो पूरा दो, जो उनका सिक्योरिटी खतरात का रिस्क अलाउंस है वो उनका पूरा दो, उनका जो शुदा का हिस्सा है वो उनको पूरा दो, जो उनका तहफ़्फ़ुज़ है हम सब पे हमारा जिम्मेदारी है। किसी भी हुकूमत डॉक्टर्स और नर्सेस की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब वफाकी हुकूमत और वफाकी जमात के नुमाइंदे की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को वर्गलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से मेरे डॉक्टर्स पे और मेरे नर्सेस पे हमला होता है, तो एफआईआर कटना चाहिए। एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने हमला किया और एफआईआर कटना चाहिए उन पे जिन्होंने ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाए, ये प्रोपेगेंडा फैलाए। ये ऐसा है जैसे आप अंग्रेजी में वो कहते हैं कि इफ यू स्क्रीम फायर इन अ क्राउडेड थिएटर, आप फिर उसको जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हुकूमत सिंध समेत सारे पाकिस्तान के सारे सूबे अपने हॉस्पिटल्स को सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, हर अदारा से तावन करेंगे, जहां से हमें लोग मंगवाना पड़ेगा हम मंगवाएंगे। और जो भी सूरत हाल है, अगर आप अपने डॉक्टर्स वेट करते हैं, उनका सेहत और जिंदगी हमारा जिम्मेदारी है। हम मज़ाहमत करते हैं, पूरी तरह मज़ाहमत करते हैं हर हमला पे जो ना सिर्फ कराची में मगर मुख्तलिफ जगह में हो रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस को यह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा कि उनका जान और ज़िंदगी को हम बचाएंगे। अगर कोई उनको ख़तरा में डालेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
हम अपने महदूद वसाइल से वफाकी हुकूमत की नातावन और सैबोटाज के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर, इसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, कि हम इस वबा का नुकसान को जितना कम कर सकते हैं उतना कम हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्ट्रैटेजी का सबसे अहम पहलू हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी है। हमारा पूरा जोर होगा कि हमारा पर कैपिटा टेस्टिंग जो सूबाए सिंध की हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत की बिल्कुल मिनिमम मदद होने के बावजूद ये हमारा कैपेसिटी बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भी आज भी सारे सूबे से ज़्यादा है। सिंध का जो टेस्टिंग कैपेसिटी है पर कैपिटा वो सारे सूबा का ज़्यादा है। हम इस पे और अहमियत दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल है लेकिन हम जितना इजाफा कर सकते हैं हम करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जितना हम टेस्ट करते हैं, जितना हम आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट्स को, उतना हम उनका इलाज भी कर सकते हैं और बाकियों को नुकसान से बचा सकते हैं। तो हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हमारा हेल्थ केयर का कैपेसिटी का इजाफा करना जो वैसे ही हम जंगी बुनियादों पे कर रहे थे, इसलिए हमें अंदाज़ा था कि अगर नॉर्मल ट्रैजेक्टरी थे लॉकडाउन का होते हुए भी हमारा कैपेसिटी पे स्ट्रेन होगा। अब भी हम स्ट्रेन देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ़ और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। वो वेंटिलेटर्स और ICU का जिक्र करते हैं पूरे सूबे के, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हर सूबा का कैपिटल जो है वो एक उनके हेल्थ का कैपेसिटी है, वो जितना स्ट्रेंड है वो बाकी सूबा का शायद ना स्ट्रेन हो। लेकिन हर सूबा का जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, जो वेंटिलेटर नहीं है लेकिन आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है और वफाकी हुकूमत उस फैक्ट को ऑब्स्क्योर नहीं कर सकती। जो शराय अमवात है, पहले दिन से लेकर आज तक खैबर पख्तूनख्वा के शराय अमवात बाकी सूबे से ज़्यादा है और जो टेस्टिंग है वो बाकी सूबे से कम है। हम कब तक खैबर PTI का नालायकी ना अहली की वजह से पहले दिन से आप सूबे सिंध से सवालात पूछते हैं। पहले दिन से मीडिया का निशाना, अपोजिशन का निशाना सूबा सिंध है। सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा रिकवरीज हुए हैं। हमारे लिए हर जान कीमती है। हमारे लिए हर जो मरीज़ इस मर्ज़ की वजह से खो चुके हैं हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन क्या किसी ने PTI से पूछा कि चले बाकी सूबे अपने जगह जहां आपका हुकूमत सूबाई सतह पे है, जहां आपकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट में है, जहां आपकी हुकूमत वफाकी सतह पे है, उनके लिए तूने क्या किया? वहां क्यों शराय अमवात सबसे ज़्यादा है? आपने कितना पैसे, चले सिंध हुकूमत को आपने पैसा नहीं दिया, पंजाब हुकूमत ने पैसा की रिक्वेस्ट मांगी है, पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पैसा की रिक्वेस्ट मांगी है, किसी करप्शन के लिए नहीं, अपने अवाम का ज़िंदगी बचाने के लिए, हेल्थ कैपेसिटी का इजाफा करने के लिए उनका रिक्वेस्ट पूरा नहीं किया गया है। हम आज भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अपना रवैया दुरुस्त करें। पाकिस्तान एक जंग की सूरत हाल में है। पाकिस्तान के शहरी अपनी ज़िंदगी और सेहत उनके वो भी ख़तरे में है। हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स की ज़िंदगी और सेहत ख़तरे में है और हमारा वफाकी हुकूमत ने हमारे अवाम को, हमारा डॉक्टर्स को, हमारा नर्सेस को लाबारिस छोड़ा है। हमारा वफाकी हुकूमत गरीब का नाम लेके अमीर का काम करता है। हमारा वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की अवाम, ख़ास तौर के पाकिस्तान की गरीब अवाम को ज़िंदगी और सेहत को ख़तरा में डाल दिया है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की गरीब अवाम को ना सिर्फ सेहत और ज़िंदगी को ख़तरा में डाला है मगर उनका मुआशी सूरत हाल को तबाह कर दिया है और अब उनको जवाब देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत मजदूर का नाम लेता है, मेहनत कश का नाम लेता है, लेकिन मिलता है तो कारोबारी तबका से मिलता है, मिलता है तो बिजनेसमैन से मिलता है। आप मुझे बता दें कि कोरोना का पैंडेमिक कब कितने महीनों से चल रहा है।
وزیر اعظم عمران خان جو کہ وفاقی وزیر صحت بھی ہے, کتنے دفعہ ہمارا وزیر اعظم نے کسی ایک ڈاکٹر سے ملا ہو, کسی ینگ ڈاکٹرز ڈیلیگیشن سے ملا ہو, کسی نرسز کی ڈیلیگیشن سے ملا ہو, آئی سی یو کے ڈاکٹرز سے ملا ہو. میرے خیال میں ایک دفعہ بھی ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا فرنٹ لائن سے مخاطب ہی نہیں ہوا ہے. کتنے دفعہ خان صاحب نے آپ ایک لیبر یونین سے ملا ہے, ایک لیبرر سے, ایک محنت کش سے ملا ہے, اور آپ گن لے کتنے بزنسز, کتنے انڈسٹریلسٹس, کتنے بینکرز. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ خان صاحب کا پریورٹی کیا ہے. اور یہ جب آپ اس انداز میں وبا کا, گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اب کا وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ پورا پاکستان کا وزیر اعظم بنے. اور اس وقت اس کمی کے محسوس ہو رہا ہے. ہمیں نہ صرف کرونا میں ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے, غریب کا نام لے کے غریب کا میں کیا کہوں, اسٹیل مل کا ایگزامپل میں اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ لوں. جو بھی آپ کا موقف ہے اسٹیل مل کے بارے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف بڑے واضح ہیں, لیکن جو بھی آپ کے موقف ہو, آپ چاہتے بھی ہوگے کہ یہ پرائیویٹائز ہو, لیکن اس وقت ایک پینڈیمک کے دوران آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ 10,000 پاکستانیز کو آپ بے روزگار کریں گے؟ یہ کس جسٹیفیکیشن, انسانیت کے خلاف ہے. یہ نہ صرف قانون کا خلاف ورزی ہے, وہ قانون, وہ ریلیف, کرونا ریلیف آرڈیننس جو سندھ حکومت نے پاس کیا, آپ کا گورنر نے سائن کیا کہ پینڈیمک کے دوران آپ بے روزگار نہیں کریں گے, آپ تنخواہ دیں گے, مگر یہ اصول اور انسانیت کے خلاف ورزی ہے کہ آپ اس وقت 10,000 اسٹیٹ کے ملازمین کو فارغ کر رہے ہو. آپ کے مینیفیسٹو کی وہ تو اتنے یو ٹرنز پہ کیا بات کریں گے, لیکن اس کا بھی ہم مذمت کرتے ہیں. سندھ حکومت اس کے ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. ہم اسٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور آپ ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑنے دیں گے. سی ایم صاحب اور سندھ حکومت اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. کورونا پہ آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. اس ملک کے بے روزگار نوجوانوں کو, اس ملک کے مزدوروں کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور جو ٹڈی اور لوکس کا حملہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سال سے پچھلے بجٹ سیشن میں نیشنل اسمبلی سے لے کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلی سندھ کا آپ کے ساتھ کورسپونڈنس ہے خط سے کہ لوکس کا ایشو آ رہا ہے, آپ کو اس کا حل نکالنا ہے. اب تک آپ نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے. یہ لوکس کا جو مسئلہ ہے, یہ وفاقی ذمہ داری آئینی طور پہ ہے. 25 ایئرز کے بعد یہ لوکس کا سب سے بڑا حملہ ہوگا. ہمارا زراعت, ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ نقصان ہوگا, اور جس کا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ کورونا کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہو, اس کا ہم آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. پاکستان کی عوام کا زندگی اور صحت تو اپنی جگہ آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا ان کو بچانے کے لیے, لیکن یہ صرف اتحاد کا, رورل زراعت کا ایشو نہیں ہے. ہمارا فوڈ سیکیورٹی پہ اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہر پاکستانی کے لیے مسئلہ ہوگا, ہر شہر میں یہ مسئلہ ہوگا. آپ نے اس وقت پاکستان کے کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کا کھانا کو بچانے کے لیے ان کا فصل کو بچنا پڑے گا. یہ آئینی ذمہ داری جو وفاقی کا حکومت کا ہے, وہ آئینی ذمہ داری وہ پورا کرے. آج تک, اب تک وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا ہم سے کہ مئی کے مڈ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا, پھر جون کا سٹارٹ سے ان کا ایریل اسپرے سٹارٹ ہوگا, اب تک پورا نہیں ہوا ہے. اس کا جو معاشی نقصان ہوگا وہ بہت خطرناک ہے, اور کورونا کے ساتھ ساتھ ہم یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, نہیں برداشت کر سکتے.
آخر بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ ہمارا NFC کا جو فارمیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن پہ جو پاکستان پیپلز جو وفاق کی طرف سے آیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی رد عمل بھی سامنے آیا، اور صوبے سندھ نے وفاقی حکومت کو خط لکھا کہ یہ ہمارے اعتراضات ہے، جس طریقے سے آپ نے یہ کمپوز کیا ہے یہ غیر آئینی ہے، اللیگل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ نوٹیفیکیشن واپس لے کے درست کروا دیں۔ آج تک نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، 14 مئی کو یہ خط لکھا گیا ہے، نہ حکومت سندھ کا خط کا جواب آیا ہے، اور نہ ہی یہ غیر آئینی سٹیپ جو ہے کہ درست کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبائی سطح پہ APCs آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پنجاب کی صوبائی تنظیم میرے خیال میں سنڈے پہ پنجاب میں APC کورونا کا موجودہ صورتحال لیکن ساتھ ساتھ اس NFC کا فارمولیشن پہ بلا رہے ہیں۔ سندھ کا ہمارا صوبائی تنظیم یہاں کے سیاسی پارٹی سے رابطے میں ہے، اس طریقے سے دوسرے صوبے میں، اور ہم جو ہمارا موقف ہے اس غیر آئینی نوٹیفیکیشن کے، غیر قانونی نوٹیفیکیشن پہ، وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سنگین ایشو ہے، اس پہ ہم لائٹلی بالکل نہیں لے سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو میں اگر تھوڑا سا دو جو میرا اہم کمپلینٹس ہے، ایک جو وفاق کا ذمہ داری ہوتا ہے، جو وفاق کا چاہے وہ لائبلٹیز ہو، جو وفاق کا قانونی فسکل رسپانسبلٹیز ہے، وہ صوبے پہ سونپے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت جب ہم ایک وبا کے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نے آج تک صوبے کو ان کا پورا حق، پورا وسائل تو نہیں دیا جو کہ قانونی آپ کا وعدہ تھا، اور اب بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہے فائنینشل، وہ آپ صوبے بھی سونپنے چاہتے ہو، تو پھر ہم وفاق کو یہ پیسے کیوں دیتے ہیں؟ وفاق کون سا ذمہ داری اپنانے کو تیار ہے؟ وہ نہ اپنا ڈیٹ کا ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے کو تیار ہے، نہ ہمارا اگر ایک گلوبل وبا آتی ہے تو نہ وہ اس کو مقابلہ کرنے کو تیار ہے، نہ طبی دل کا حملہ کا مقابلہ کرنے کو ابھی وفاق کیا کرنے کو تیار ہے؟ اس کے اوپر جو ایک بہت سیریس، میں سمجھتا ہوں ایکسٹریملی سیریس جو ایشو ہے اس NFC کا نوٹیفیکیشن، کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ نہ صرف ایک ذمہ داری سے آپ بھاگ رہے ہو، بیکاز دس از فیڈرل ٹیریٹریز، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جن کا فائنینشل رسپانسبلٹیز وفاقی ذمہ داری ہے۔ وفاق کو اس لیے پیسہ دیا جا رہا ہے کہ وفاقی ٹیریٹریز، چاہے وہ اسلام آباد، گلگت، آزاد کشمیر، جب فاتح ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس لیے ہم اتنا فسکل اسپیس دیتے ہیں وفاقی حکومت پہ۔ لیکن یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کو کیا اس میں نوٹیفیکیشن میں ڈال کے آپ پوری دنیا کو کیا پیغام بھیج رہے ہو؟ کہ آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہے؟ یہ کیا آپ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو الزام آپ پہ لگتا ہے اس حکومت پہ کہ کشمیر پہ سودا ہو گیا ہے، یا کیا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے اس کا کہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ آزاد جموں و کشمیر، آزاد کشمیر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ نے وفاق کرنے پاکستان کا صوبہ ہے اور صوبہ کی طرح ان کو؟ یہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ اس کے نہ صرف سنگین امپلیکیشنز ہے ہمارا ڈومیسٹک ایشوز کے لیے، لیکن انٹرنیشنل ایشوز کے لیے آپ اس وقت جب آپ سب کو پتہ
है कि उस रीजन में क्या हो रहा है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, इस पैगाम भेजना की क्या ज़रूरत था और इसकी क्या मतलब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहां तक गिलगित बल्तिस्तान की बात है, हम तो काफ़ी देर से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की आइनी हकूक़, गिलगित बल्तिस्तान की जो हक है देने के मुतालबा करते जदोजहद कर रहे हैं। अगर आपने उनको सूबाई स्टेटस देना है, सूबा के पावर्स देना है, तो कानून साजी करे, आइनी तरमीम करे। लेकिन अगर आप ऐसे एचएके और जीबी को एक एनएफसी में शामिल करेंगे तो वो उसका जो इलीगल रैमिफिकेशंस है, दे नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द लॉ। एंड जो मैसेजिंग आप भेज रहे हो आज़ाद कश्मीर के बारे में, ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक मैसेज है और वफाकी हुकूमत को इस पे गौर देना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब की तंजीम और सूबाई तंजीमों के APCs के बाद हमारा बजट सेशन चल रहा है इस्लामाबाद में। जैसे ही बजट का जो मेन पहलू है वो ख़त्म होगा, रिक्वेस्ट करेंगे अपोजिशन लीडर से भी कि हम वफाकी सतह पे भी कोरोना NFC और 18th अमेंडमेंट पे एक कंसेंसस बनाएं। अब मैं आपसे कुछ सवाल का जवाब देना चाहूँगा। वेट हमें कोऑर्डिनेट करना है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपसे पूछेगा। ये बता दें कि आप हमेशा फ्रंट लाइन सोल्जर की बात करते हो, इस मरतबा आपके सूबे में भी डॉक्टर्स ने बाकायदा स्ट्राइक की कॉल दी है, क्या आप अब भी फ्रंट लाइन सोल्जर के साथ हैं? और दूसरी मेरी वन क्वेश्चन एट अ टाइम भाई, काशिफ भाई, एक क्वेश्चन। जहाँ तक मेरा फ्रंट लाइन सोल्जर्स की बात है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान के सामने कह रहा हूँ, ना सिर्फ कराची, जहाँ जहाँ अगर पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के नर्सेस, पाकिस्तान के पैरामेडिक स्ट्राइक पे होंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्ट्राइक पे होंगे। हम हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, हर एहतजाज में, हर मुतालबा में, और हर हमारे महदूद वसाइल से इतने सारे हमले साथ होते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और जो मुमकिन है करने की कोशिश करेंगे। तो जी, मैं अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के साथ खड़ा। कामरान को शुक्रिया। जहाँ तक स्टील मिल्स की बात है, आई थिंक देयर 2 पॉइंट्स टू मेक। एक तो आपका एक पार्टिजान पॉलिटिकल इशू जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी मौक़िफ़ होगी और नून लीग की अपनी मौक़िफ़ होगी, और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ स्टील मिल्स के बारे में साथ नहीं मिलेंगे। हम समझते हैं कि एक मखसूस सोच है, एक मखसूस तबका है जो हमारा स्टील मिल्स और पब्लिक इदारे हैं उनको सैबोटाज करते हैं, उनको नॉन प्रॉफिटेबल बनाते हैं, उनको ताकि वो उनको औने पौने बेच के उनको कारी तबका चला सके, खुद पैसा बना सके और हमारे मुल्क के अवाम का कोई ये असासे नहीं रहे। लेकिन इस वक्त जो भी आप समझिए, अगर आप समझते हो कि स्टील मिल्स को एक पब्लिक इदारा होना चाहिए या आप समझते हो कि स्टील मिल्स को एक प्राइवेट इदारा होना चाहिए, हम इस बात पे साथ होना चाहिए कि एक पैंडेमिक के दौरान, एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान आप हुकूमत का एक भी मुलाजिम को फारिग नहीं कर सकते हो। और अगर आपने फारिग करना है, आपने किसी को पैसा नहीं देना है, तो ये जो 10,000 स्टील मिल वर्कर्स है उनको तो पैसा आप दे दे, और तेरा जो पूरा फौज है वजीरों का, स्पेशल असिस्टेंट्स का, एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उनका तो पैसा काटे, उनका पैसा रोके। पैंडेमिक के बाद हम लड़ेंगे कि क्या स्टील मिल पे क्या होगा, लेकिन इस वक्त आप किसी को बेरोजगार नहीं कर सकते हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। अरबाब का पाकिस्तान पार्टी के दौर में भुट्टो साहब और मोहतरमा के दौर में 2 इदारे पाकिस्तान के भाग्य का झूमक थे, इसका जिक्र किया। दूसरा था PIA।
इतना बड़ा हादसा अभी हो गया है पीआईए का, और दूसरी बात कि पीआईए में इस वक्त खौफ का माहौल है। वहाँ पर हर बड़ा आदमी ये समझता है कि एक सरकारी बंदा जो कि वर्दी के बगैर बैठा हुआ है, मगर है वर्दी में, अंदर में वर्दी बाहर नहीं है, वो खौफ का माहौल उसने पैदा किया हुआ है, और इतना बड़ा हादसा हुआ है, सरकार को पता ही नहीं। पीआईए भी जैसे स्टील मिल्स का पीआईए को भी एक साजिश के तहत जानबूझ के इनको नहीं संभाला जाता है, ताकि हमारा जो एक किसी बिजनेस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ये प्रॉफिट के अंदाज से चला सकते हैं, और इसका नुकसान जो हुआ है वो भी आपके सामने है। बहुत बड़ा हादसा, अगेन इतना ट्रैजिक और हॉरिफिक इंसिडेंट, तो जितना उस पे जो आपके टीवी चैनल्स पे चले और हर पाकिस्तानी को दुख पहुंचाया, हर किसी के साथ के हो सकता है, अल्लाह ताला के हाथ में होता है। लेकिन जब एक हादसा होता है, क़यादत का ज़िम्मेदारी होता है कि आप उन विक्टिम्स के साथ सिर्फ वो पहला स्टेटमेंट की हद तक नहीं, लेकिन आखिरी दिन तक शाना बिशाना खड़ा रहे। और मैं आपको क्या कहूँ, इस पे भी वो कहेंगे वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। जब एयरपोर्ट्स वफाक का है, पीआईए वफाक का है, ये भी किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी की वजह से, कि अपना ज़िम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ये जो हमारा आदत है कि हम विक्टिम्स को ब्लेम करें, ये पाकिस्तान का जो एक सिख हमारा नेशनल एक पास टाइम बन गया है कि हम जब हादसा होता है हम विक्टिम्स को ब्लेम करते हैं। जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा के तहत वो बहादुर पायलट का किरदार कशी और उस पर इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की गई, उसका भी मज़म्मत करना ज़रूरी है। और जैसे खान साहब पाकिस्तान के अवाम को कोरोना में लावारिस हो रहा है, वैसे खान साहब ने पीआईए के उस फ्लाइट के जो प्लेन क्रैश के विक्टिम्स हैं उनको लावारिस छोड़े हैं, जो पायलट्स हैं, जो एयर स्टूवर्डेसेस हैं, उनको लावारिस छोड़ा है। आई मीन ये अजीब इंसान है। कोरोना का पैंडेमिक आ गया, पीटीवी पे मेरा ड्रामा चला दे, पीआईए का हादसा हो गया, मैं नथिया गली में जाके पिकनिक मनाऊंगा। ये क़यादत, इतना क़यादत का बहरान पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा। और अब ना सिर्फ हुकूमत को, लेकिन हुकूमत के बैकर्स को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को कब तक इस नालायकी का और इस क़यादत का बहरान की नुकसान को उठाना पड़ेगा। वकील राव, कौन है वकील राव? कल सिंध असेंबली के इजलास में आपके वज़ीर आला सिंध मुराद शाह साहब ने फरमाया कि 13 मार्च को जो लोग अब मक्खियों की तरह मरेंगे, तो इस तमाम का सूरत हाल या इस प्रैक्टिस का अब कोई फायदा है, और इस सूरत हाल का जिम्मेदार किसको समझें? मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन हमें नज़र आ रहा है वो एक बहुत मुश्किल और बुरा सिचुएशन है, जिसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। हमें अपना पूरा कोशिश, मुझ समेत मेरा पूरा पार्टी और पूरा हुकूमत का कोशिश होगा कि हम जितने पाकिस्तान के अवाम के ज़िंदगी और सेहत को बचा सकते हैं, हमारा पूरा फोकस जो है और पूरा कोशिश जो है वो इसी पे होगा। हम जानते हैं कि पहले दिन से हमारा वज़ीर आज़म साहब ने हथियार छोड़ दिया था। ये जो भी इशू है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या हमारा ये कोरोना का मसला हो, बिल्कुल पीछे हट जाता है और कोई फैसला लेने को तैयार नहीं होता, कोई प्लान के तहत काम करने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हम अपना काम नहीं करेंगे, और हम अपनी आखिरी दम तक अपनी हर कोशिश से पाकिस्तान के अवाम को इस वबा से बचाने की कोशिश करेंगे।
اور کاش 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 پاکستان بھی جو ہم آپ کے سامنے مشورہ کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہم اس وبا پہ قابو پاتے، اگر ہم سختی کے ساتھ اور ایک یونٹی کے ساتھ وہ طریقہ اپناتے تو آج ہم پاکستان کو کھولنے کی بات کر رہے ہوتے. ہم نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کی طرح ہمارا معیشت بھی کھل رہے ہوں گے، ہمارا ہاسپٹلس خالی ہو رہے our hospitals would be emptying and not filling. Unfortunately ہم نے وہ ماڈل نہیں اپنایا. ہم نے اپنے عوام کو اور اپنے معیشت کو بچانے کا ماڈل جو کہ اٹلی، اسپین، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور ویتنام کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں، اس لیے ویتنام کا وسائل اور آپ کا وسائل کمپیریبل ہے. ویتنام کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ورلڈ پاور ہے، ان کے پاس وسائل ہے، لیکن ان کے کم اور محدود وسائل کے باوجود فوراً ایکشن لے کے اپنے عوام کو ایک یونٹی کے ساتھ بچانے کے نتیجہ یہ ہے کہ آج انہوں نے کرونا کو بھی کے نقصان سے بھی اپنے آپ بچا دیا اور اپنے معیشت کو بھی سنبھال لیا. اور پاکستان کا افسوسناک صورتحال یہ ہے، اب ہم نہ کرونا سے بچیں گے اور نہ اس معاشی بحران سے بچ پائیں گے. ہمیں اب اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس نقصان کو کم کرنے کی کے لیے وہ کوشش ہم کریں گے. غازی جنڈی آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہیں، ڈاکٹرس ہیں، وہ کورونا کے خلاف فرنٹ لائن فورس ہیں اور اس میں سے گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ کریڈٹ بھی پیش کیا ہے، اچھی بات ہے. لیکن میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں صحافیوں کے حوالے سے کہ آج کے دنوں میں کورونا کے دوران صحافی بھی اپنی پروفیشنل جابس کر رہے ہیں اور باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، کافی ساتھی بیمار ہیں. لیکن اس سے پہلے سندھ جرنلسٹ کونسل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت میں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے شہید ساتھی عزیز میمن کا جو مرڈر ہوا تھا نوشہر و فیروز میں، اس میں 3 مہینے تک وہ ایک معمہ بنا ہوا تھا، لیکن سی ایم صاحب نے ان کو سیریس لیا اور سی ایم صاحب کے انسٹرکشنز کے بعد جے آئی ٹی بنی، جس کے بعد آج شہید عزیز میمن کے جو قاتل ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں آ چکے ہیں. حالانکہ وہ جو مرکزی قاتل ہے وہ باہر ہے، لیکن ہم سندھ کے صحافی اس حوالے سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھی کے مرڈر کو سیریس لیا اور قاتلوں کو بے نقاب کیا. ہمارے ہاں اب بھی آج جو پرابلم ہے، چیئرمین صاحب میں آپ کا توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ پولیس ہمارے صحافی ساتھیوں کو اسپیشلی سندھ میں وکٹمائز کر رہی ہے. ہمارے ساتھیوں کے خلاف دوسرے مقدمات درج ہو رہے ہیں. یہاں پر آزاد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، گھر سے تعلق ہے ان کا. 3 دن پہلے ان کے گھر میں، گاؤں میں پولیس گھر میں گھس گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ غلط فہمی تھی. غلط فہمی کے بنیاد پر اس کے گھر میں جا کے پولیس نے اس کی فیملی کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ہمارے اسلام کورٹ کے صحافی ساتھی ہیں اشوک شرما، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے گھر میں گھس کے بدماش گئے ہیں. اس کی ویڈیو کی وٹنسز موجود ہیں. ویڈیو میں نظر آیا ہے کہ اس کے گھر کی خواتین چیخ رہے ہیں اور ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے، لیکن پولیس اس پہ ایکشن نہیں دے رہی. کل ایک واقعہ پیش آیا ہے نہرگی میں، ہمارے آواز ٹی وی کے ساتھی رپورٹر پر پولیس نے بیچ بازار تشدد کیا ہے. اس کی ویڈیو موجود ہے، اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے صحافی کو سڑک پہ پکڑ کے مار رہے ہیں، لیکن پولیس اس کی FIR نہیں لے رہے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو کورونا میں متاثر ساتھی ہیں ان کو اگر گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کسی حد تک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو آپ فیور دیں. اور جو سندھ میں مسلسل پولیس کی پریکٹس جاری ہے وکٹمائز کرنے والی، اس حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے ہمیں پہلے کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے. سی ایم صاحب نے ایوان میں بھی آواز بلند کی ہے، لیکن وہ پریکٹس ختم نہیں ہوگی. اوکے، آپ کا سوال کا بہت شکریہ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوالات مجھ سے پوچھے. سب سے پہلے کہ جہاں تک کرونا کا ریلیف ہے، میں شروع سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیکٹیشنس تھا کہ جس طریقے سے پورا پاکستان اس میں ساتھ دیتے اور وفاق اور صوبائی حکومت کو ساتھ مل کے جو بھی ہمارا ملک میں اس سے متاثر ہے، ہمارا پورا کوشش ہوتا ان کا مدد کرنے کے لیے، اس ایکسپیکٹیشنس کے مطابق ہمارا سپورٹ نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے محدود وسائل کے باوجود ہمارا بجٹ پلاننگ بھی چل رہا ہے. ہمارا کوشش یہی ہوگا کہ ہم متاثرین کو اور وکٹمس کو
मदद करे बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, गरीब अवाम को, जितना भी पैसा हमें मिलता है उतना हम अपना उनको प्रायोरिटी पे रिलीफ पहुंचाएंगे। हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, हमारा डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए वो वाकई ही हमारा सबसे फ्रंट लाइन है, उन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह ताला रिस्क अलाउंस समेत बहुत से फैसिलिटीज़ उनको मिलेंगे और हम इंशाल्लाह और हायरिंग्स भी करेंगे वहाँ। जहाँ तक जर्नलिस्ट की सपोर्ट है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमें इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह पूरी दुनिया में असली सियासत की ज़रूरत है, सीरियस सियासत की ज़रूरत है। एक पैंडेमिक के दौरान जब गलत ख़बरें और झूठी ख़बरें चल रहा है जिससे कि नुकसान हो सकते हैं लोगों की ज़िंदगी पे, सेहत पे, इसमें आप हमारा एलाइज़ हैं, आपके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना भी सिंध हुकूमत की तरफ से हो सकता है आपके लिए होना चाहिए। और नासिर शाह साहब ने मुझे यकीन दिलवाया है कि इस पे काम हो रहा है। एक सजेशन है जिस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर करूं, शायद इस तरीके से ये एक्चुअली हो जाए कि अगर सिंध हुकूमत ने ऐड के पैसे देने हैं आपके इदारे को, तो हम किसी तरीके से वो टाई करें ताकि वही ऐड के पैसे जो है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट्स में जाएं, और हम इस तरीके से अपना काम भी पूरा कर रहे हैं और इंश्योर करें कि वो भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आपका जो नुमाइंदे हैं या तंजीमें हैं जो आपका नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो सिंध हुकूमत के साथ मिल सकते हैं, नासिर शाह साहब के साथ मिल सकते हैं, आपके इदारे हैं उनके नुमाइंदे भी, और हम एक इस किस्म का अगर फॉर्मूला तय कर सकते हैं, तो इस तरीके से आई बी ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि एक पैंडेमिक के दौरान जब मेरा काम पैसा है लेकिन अवेयरनेस और कैंपेन्स चलाना ज़रूरी है, तो मैं उन इदारे को सिंध हुकूमत का अगर हम पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा जो आगे हैं वो उनके एम्प्लॉइज़, उन लोगों को हम पहुँचे। एंड इसके लिए अगर हम एक ट्रांसपेरेंट तरीका निकाल सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक कोरोना रिलीफ का एक एफर्ट हो सकता है। इससे तो जो भी आप तय कर सकते हैं नासिर शाह साहब से, हमारा वसाइल से जो हम कर सकते हैं वो करिए। ना ऑन द अदर इशू, सो एक है ये इशू जो आप अमेरिका का नज़र आ रहा होगा, एक जमहूरी ममालिक में वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का जो द लास्ट ये पुलिस होता है अमेरिका में या कॉप्स होते हैं, दिस आर द लास्ट डिक्टेटरशिप्स इन अमेरिका, और उस छोटा पुलिस ऑफिसर में जितना पावर है वो दूसरे में के पास नहीं है। और जहाँ भी नुकसान, जहाँ भी अब्यूज़ होगा वहाँ पे रिएक्शन होगा, वहाँ पे एहतजाज भी होगा। पाकिस्तान में भी हमारा एक क्रॉनिक अब्यूज़ का एक आमरीत का होने की वजह से होता रहा है और आज तक हो रहा है। जहाँ तक अज़ीज़ मेमन साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ था और वो जिस तरीके से मेरे जमात पे वो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई, आई एम ग्लैड कि ये JIT से आप मुतमिन हो और सहाफ़ी तंजीमें भी मुतमिन हैं, लेकिन हम उस दिन तक मुतमिन नहीं होंगे जब तक सब लोग जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो और ये केस जो है वो आखिरी पॉइंट तक ना पहुंच पाए। जहाँ तक ये केसेस है ऑफ अब्यूज़, मैं समझता हूँ कि सिंध का जो केसेस है ये हैरान कुन बात है कि ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में ज़्यादा केसेस हैं सहाफ़ी के ख़िलाफ़ दूसरे सूबे के मुताबिक। अब ना, और ये साथ साथ ना सिर्फ FIRs मगर टेररिज्म के FIRs। तो इसका मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को और CM सिंध को और होम डिपार्टमेंट को हर एक FIR, ख़ास तौर पे जो ATCs है, लेकिन एक रिव्यू होना चाहिए हर एक FIR पे जो सहाफ़ी के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया और इंडिपेंडेंटली रिव्यू करना चाहिए कि ये क्या है। मैं जानता हूँ कि सिंध के सहाफ़ी बहुत बहादुर है, वो इन इश्यूज़ को उठाते हैं जो शायद दूसरे सहाफ़ी ना उठाए, और पाकिस्तान में इश्यूज़ उठाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं।
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद सहाफ़त के साथ खड़ी है, और हम चाहते हैं कि एक वो रिव्यू हो जाए कि ये जो केसेस है, FIRs है, सियासी FIRs है या नामालूम FIRs है, उनका इन्वेस्टिगेशन हो, और वो केसेस का हमारे तरफ से ये कदम ज़रूरी है। और जो हमारा पुलिस का ये बॉडी बना है सेफ्टी कमीशन, उसमें एक जर्नलिस्ट का या प्रेस क्लब्स का नुमाइंदा भी हम अगर कानून साजी के तहत वो शामिल करें, वो एक अच्छा कदम होगा। इसलिए जिस तरीके से अब्यूज़ तो हर जगह होता है और इंडिविजुअल्स भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सहाफ़त को निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से सिंध में हमारा इसके नंबर्स नज़र आ रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं ताकि हम, चाहे वो कोरोना का रिलीफ का इश्यूज़ हो या जर्नलिस्ट के अब्यूज़ का इश्यूज़ हो या इस किस्म के FIRs हो, हम मिलके इसके हल निकाले। पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे जहाँ हमारी हुकूमत है इस वक्त, सिंध के सहाफ़ी को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आपने हमारा क्रिएशन से तनकीद की है, हमने आपका तनकीद को ना सिर्फ बर्दाश्त मगर वेलकम की है, लेकिन ये हमारा तारीख का हिस्सा नहीं रहा और ना ही रहेगा कि सहाफ़ी के साथ इस किस्म की ज़्यादती हो। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा हुकूमत को मदद करें ताकि हम ये मसला हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन संजय। भाई संजय, लास्ट क्वेश्चन सर। संजय करें। संजय, But I'll have to go if I can't answer everyone. Sanjay, please. No, पाकिस्तान की जो डेली पर कैपिटा मोर्टेलिटी रेट है, डेली डेथ्स के जो पर कैपिटा है, वो हमारा हमसाया से अब तेज़ी से बढ़ गया है। और मैं आपको नासिर शाह साहब के थ्रू वो स्लाइड्स भी भेज सकते हैं इसके। फारूक, ये उसको मुकम्मल करने दें। बाकी क्या किया तुमने? हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अब हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, केसेस बढ़ गए हैं, कोरोना को रोक नहीं सकते, तो आप क्या समझते हैं कि इस वबा को रोकने के लिए लॉकडाउन या कर्फ्यू जरूरी? वो हमारा एक टूल किट होना पड़ेगा, बहुत से हथियार होंगे जिससे हम कोरोना से लड़ते हैं। उसमें लॉकडाउन एक हथियार है, अकलौता हथियार नहीं है। हम समझते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन को फ़ायदेमंद इस्तेमाल किया जा सकता था, किया भी सही, शुरू में वो आपके सामने है, और फिर उसके बाद एक साजिश के तहत अंडरमाइन किया गया। शायद उतना आसानी से, अगर हम चाहते भी हैं, हम उतना आसानी से एक लॉकडाउन नहीं कर सकेंगे पूरा मुल्क में इस तरीके से। लेकिन मैं इस हथियार को बिल्कुल एज एन वे नॉट रेडी टू कम्प्लीटली लीव दिस टूल। एक तो हम, जैसे मैंने कहा, हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करना, हेल्थ कैपेसिटी में इजाफा करना, मैसेजिंग कैपेसिटी में, अवेयरनेस कैंपेन में इजाफा करना, वो तो हमारा स्ट्रैटेजी और कंपोनेंट का हिस्सा है। और जहाँ तक हमारा लॉकडाउन की बात है, वो फेजेस, जोन्स और फिर कंप्लीट लॉकडाउन, सारे ऑप्शंस सिंध हुकूमत के पास है। और जिस तरीके से हमारा एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स हमें एडवाइस कर सकते हैं कि हम इस बीमारी के फैलाव को कम कर सकते हैं, अगर हमने इस चेन को ब्रेक करना है तो कैसे हम करते हैं, तो उसमें जी लोकल लॉकडाउन्स एंड लार्जर लॉकडाउन्स ऑप्शंस तो वो कंसिडर हो पाएंगे। फारूक, Mr. Chairman, my name is Farooq. I'm from Associated Press. I just want to create a commentary in which you don't want. Sure, sir. What problem is your party facing taking corona like COVID-19? And the part of second is insane. And what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing
Sorry, your second questions? Second question is, what do you say to Prime Minister Imran Khan criticizing of Sindh response? Okay, thank you, sir. आपका सवाल का शुक्रिया. And from the very first day, the Pakistan People's Party Sindh government has not only been trying to save the people of our own province, to save their lives, to save their health, but to save all the people of Pakistan. And we feel that at the start, when this virus first hit our shores, then we were successful. That the government of Sindh, the people of Sindh's initiative, their sacrifice not only led to us saving our own citizens, but because the people of the government of Punjab, the government of Balochistan, Islamabad capital that Imran Khan controls, AJK, Gilgit-Baltistan, Pakhtunkhwa or Balochistan, followed the steps taken by the Sindh government. In the initial days, we managed to stop the spread of this virus. We saved Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar from becoming the next Italy, the next New York, the next Wuhan. But Sindh's insistent campaign of misinformation, character assassination, and outright sabotage against, in the face from this federal government, for every step we have taken to protect our citizens, whether it is to provide them relief through a relief ordinance for the lockdown, to secure their jobs, to secure their livelihoods, to secure their living space, the rented areas that they're living. The federal government opposed us tooth and nail, whether it was to help stop the spread of the virus, to lock down the city. On that front, the local leadership to the federal leadership, we were opposed tooth and nail. And that very misinformation that was spread and is still being spread is the biggest hurdle we face. Because we face this disinformation, and the doctors and the nurses treating the patients also feel this suffer from this, the consequences of this misinformation. The average citizen of Pakistan is confused when the government keeps changing its position. On the first day, the Prime Minister said it's a flu. Then we had recordings on our phones that whenever you called someone in Pakistan, it would say, don't worry, it's not a life-threatening illness. Corona se darna nahi ladna hai. Then that audio recording, we had consistent change in positions, point of views from the federal government. That is not only sabotaged the little efforts that we've made, but has spread a lot of confusion. And I don't only think that it is politically irresponsible, that it is not the role of the Prime Minister, it is not within the leadership qualities that in a time of crisis one would play such politics. But as you say in your second question, that what do I say to the criticisms that the Prime Minister is making of Sindh? I ask that why is the Prime Minister criticizing Sindh? Does he not see any other part of Pakistan? Does he not see that in his own province the highest death rate from corona is in the province of Khyber Pakhtunkhwa? Does he not see that the lowest tests being conducted are in that very same province? How does he explain what is happening in Punjab? Why must he criticize Sindh? If he didn't want to help us, if he doesn't want to support us, at the very least don't sabotage us. So I feel that at this time the Prime Minister's criticisms are insincere, disingenuous and political, and I pray that the better sense prevails so that we can collectively not only protect the lives and the health of our citizens, but protect their livelihoods as well. The Prime Minister has engaged in disinformation, drawn false parallels with countries at different stages of the virus, and now has to face the fact that our citizens are going to suffer both from the virus and an economic crisis. And when we could have been amongst the countries such as Vietnam and New Zealand, who've managed to control this menace, we are unfortunately destined to face the fate of Brazil and Sweden, who are seeing immensely high mortality rates per capita as a result.